नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी शक्ति के बारे में। तो ये शक्ति से ही रिलेटेड दोनों टॉपिक हैं, सत्ता प्लस वैधता। तो इनके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसी के साथ हमारा जो शक्ति चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोशिश यही रहेगी कि जब तक ये छुट्टियां हैं 6 जून तक, तब तक डेली एक वीडियो प्रोवाइड आपको करवाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सत्ता। तो सत्ता मैंने बताया कि शक्ति, सत्ता और वैधता, ये जो तीनों विचारधाराएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सत्ता निम्न दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, शक्ति और वैधता। यानी जब शक्ति को वैधता प्रदान हो जाती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सत्ता में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो, अब आधुनिक काल की और प्राचीन काल की दोनों चीज़ों की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में देखो राजतंत्र था, और राजतंत्र में क्या महत्वपूर्ण था? राजतंत्र में थी सिर्फ और सिर्फ शक्ति महत्वपूर्ण। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो अभी क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। तो लोकतंत्र में देखो शक्ति महत्वपूर्ण नहीं रहती, वहाँ लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्या रहता है? सत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि शक्ति का आप हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते लोकतंत्र में। भाई शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो, शक्ति का जो प्रयोग है, या ये हम कह रहे हैं कि जो अपने अधीनस्थ है, हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बात करी थी, वास्तव में ये क्या है? शक्ति। शक्ति है अधीनस्थ और जो उच्चस्थ है, यानी जो उच्च और निम्न, उन दोनों के बीच का क्या एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो शक्ति के माध्यम से आदेशों का पालन करवाना, तो वो क्या होता है? कई बार मजबूरी भी हो जाती है। जैसे हम कोई बलशाली व्यक्ति है, उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा बलशाली है, अपना नुकसान करेगा, यानी भय के कारण उसे मजबूरी में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सत्ता क्या होती है? सत्ता में नियम कायदे होते हैं, और नियम कायदों के कारण क्या है? व्यक्ति स्वेच्छा से उनके आदेशों का, निर्देशों का क्या है? पालन करता है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है। शक्ति मतलब अगर किसी बलशाली की आदेश की जो पालना है वो हम मजबूरी में करें, वो तो है शक्ति। और जैसे यातायात पुलिस का कोई सिपाही है, उसके इशारे पर रुकते हैं, वो क्या है? सत्ता है। भाई बिल्कुल दुबला पतला भी होगा और एकदम हष्ट पुष्ट होगा, वो भी उस यातायात पुलिस का सिपाही अगर इशारा करेगा तो वो क्या करेगा? रुक जाएगा। तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है, सत्ता और शक्ति। लेकिन शक्ति के साथ अगर वैधता जुड़ जाती है, शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है, वो क्या हो जाती है? सत्ता। जैसे कई गुंडे बदमाश होते हैं, वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, यानी अपनी शक्ति के बल पर। तो अब उनको जनता ने वैधता प्रदान कर दी, तो वो किस में शामिल हो गए? सत्ता में शामिल हो गए। यानी सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, समूह अथवा राज्य का ऐसा गुण है या क्षमता है जिसके कारण उसे सत्य अथवा प्रमाणित मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। यानी इसमें आपको किसी को प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है। सत्ता में व्यक्ति क्या है? स्वेच्छा से निर्देशों का आपका क्या है? पालन करेगा। तो कुछ परिभाषाएं जैसे हेनरी फेयल कहता है, ये पिछली हम उसने जो शक्ति थी उसमें भी पढ़ी थी, कि सत्ता क्या? आदेश देने का और उसको पालन करवाने की शक्ति है। भाई आदेश भी देगी, साथ साथ उसका पालन भी करवाएगी। भाई आदेश तो हर कोई दे सकता है, लेकिन पालन करवाने की भी शक्ति होनी चाहिए। अधीनस्थ बात ही ना माने, फिर काहे का आदेश देना? तो हेनरी फेयल जो मैनेजमेंट से संबंधित हैं, तो फिर बायरस्टेड, इन्होंने कहा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। किसके प्रयोग का? शक्ति के प्रयोग का। यानी वैधता जुड़ जाती है तो सत्ता क्या है? शक्ति का भी प्रयोग कर सकती है। जैसे वो टीचर वाला उदाहरण, टीचर के पास पावर रहती है बच्चों को बाहर निकालने की क्लास से। यातायात पुलिस का सिपाही है, उसको पावर रहती है किसी भी चौराहे के ऊपर जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने की, यानी अधिकार मिल जाता है एक तरह से। तो सत्ता पालन के जो आधार हैं वो क्या क्या हैं? किस कारण से सत्ता का पालन किया जाता है? सबसे पहले आता है विश्वास, और ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो विश्वास की अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी सत्ताधारी के प्रति जितना विश्वास होगा उतनी ही ज़्यादा क्या है? आज्ञा पालन होगा। जैसे किसी कंपनी में अगर बॉस अच्छा है, लोग जो उसके कर्मचारी वो अच्छा मानते हैं बॉस को, भाई अपना बॉस है बहुत अच्छा है, तो उसके आदेशों की पालना भी उतनी ही अच्छी तरीके से होगी।
जैसे स्कूल में मान लो कोई प्रिंसिपल है, अच्छा प्रिंसिपल है, अपने स्टाफ का ध्यान रखता है, तो स्टाफ भी क्या करेगा, उसके आदेशों की पालना क्या है, सरलता से करेगा। उसके लिए उसको प्रेशराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी प्रकार अगर विश्वास नहीं है बॉस के प्रति, जो कर्मचारियों का विश्वास नहीं है, तो सत्ता है वो एकदम से खतरे में पड़ जाएगी। एक रूपता मतलब जो आदेश दिए जाते हैं उनमें एक रूपता होनी चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग आदेश दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या जो अधीनस्थ है या जो निर्देशों का पालन कर रहे हैं उनमें क्या असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। तीसरी चीज़ आती है यहाँ लोकहित, यानी लोग पालना क्यों करते हैं, निर्देशों की पालना क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे क्या है, लोगों का हित बढ़ेगा। जैसे इनकम टैक्स जमा करवाना है, इनकम टैक्स लोग बाग क्यों जमा करवाते हैं, वो इसीलिए जमा करवाते हैं कि अपन जो पैसा जमा करवाएंगे उससे देश का क्या होगा, विकास होगा, जनता के विकास में क्या है वो पैसा काम में लाया जाएगा। चौथा है दबाव। तो जो दमन की परिभाषा समझते हैं, दमन की, प्रेशर की, दबाव की, उनके लिए क्या है ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा जैसे कानून है, कानून के माध्यम से भी सत्ता पालन करवाई जाती है कि कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर सत्ता क्या उसको दंड देगी। प्रभाव कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सहमति और उपयोगिता, ये सारी चीज़ें क्या है सत्ता पालन का आधार होती है। इसी कारण से व्यक्ति क्या है सत्ता पालन करता है। अब सत्ता के रूपों की अगर बात करें तो हमने शक्ति में भी पढ़ा था, और ये सत्ता के रूप आते हैं। मैक्स वेबर ने ये अपने सत्ता के रूप बताए थे, जिसमें पहली आती है परंपरागत सत्ता। तो पहली बात करें परंपरागत सत्ता की, तो इसमें देखो सत्ता का आधार क्या होता है, परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, इतिहास होता है। यानी इसमें ये माना जाता है कि जो पहले से चला आ रहा है उसमें ज़्यादा परिवर्तन ना करके जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। यानी जिसके पास सत्ता है उसी के पास इसमें क्या है सत्ता बनी रहती है। जैसे घर में वृद्ध जनों की सत्ता, या फिर जैसे राजा महाराजाओं का चलता था, या फिर जैसे आजकल नेताओं में चलने लगे, नेता का बेटा ही नेता बन रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है परंपरागत सत्ताओं में। ये तो लेटेस्ट उदाहरण है, जैसे पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, वैसे ही अभी क्या है नेताओं के बेटे ही क्या है नेता बन रहे हैं। तो ये है परंपरागत सत्ता। दूसरी चीज़ आती है वो आती है करिश्माई सत्ता, यानी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो, यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों को, प्रतिभा को और चमत्कार के ऊपर जो आधारित होती है सत्ता, वो आती है करिश्माई सत्ता। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी जो व्यक्तिगत गुण है उनके आधार पर क्या है लोगों को प्रभावित करे और लोग उसके अनुसार फिर क्या है ढल जाएं। जैसे नरेंद्र मोदी जी अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट है, मोदी जी हैं, फिर इंदिरा जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी है, पंडित नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये सब क्या है करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। लोग बागों को कहने की ज़रूरत होती थी, बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए क्या तत्पर रहते थे, वो है करिश्माई सत्ता। तीसरी आती है कानूनी या वैधानिक, या ये कहें कि तर्क संगत सत्ता। तो इसमें क्या आधार पद होता है, व्यक्तित्व नहीं, कानून व राजनीतिक पदों में निहित होती है। तो जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, यानी अब इसमें पद प्रधान हो गया, व्यक्तित्व वहाँ प्रधान नहीं होता। पद जो जिस चेयर के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है, अब मान लो प्रधानमंत्री का पद है, तो वहाँ कोई भी व्यक्ति बैठे वो पद को सलाम है वहाँ। यानी जो कानूनी या तर्क संगत रूप से या वैधानिक रूप से क्या है सत्ता में आया है, वो होती है कानूनी या वैधानिक तर्क संगत सत्ता। यानी ये सत्ता क्या होती है कानून और राजनीतिक पदों में निहित रहती है। और जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें जो शासन व्यवस्था है और जो अधिकारी तंत्र है वो इसी सत्ता का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ बात आती है सत्ता के सिद्धांतों की। तो सत्ता के सिद्धांत मुख्यतः क्या है दो प्रकार के। पहला है औपचारिक सिद्धांत, दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत, प्रोफेसर बीच के अनुसार। तो औपचारिक सत्ता सिद्धांत क्या कहता है फॉर्मल, यानी सत्ता क्या एक तरह से आदेश देने का अधिकार है, और आदेश भी कैसे ऊपर से नीचे की ओर, कभी भी आदेश नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाएगा। यानी इसमें क्या है पद सोपान पदानुक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे फौज है,
फौज में क्या होता है, आदेश आएगा सीओ साहब से टू आई सी से एडजुटेंट से फिर ओसी, या ये कहें कि कर्नल से फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, फिर अन्य जो अदर रैंक्स हैं जैसे मान लो सूबेदार, मेजर, सूबेदार, फिर नायब सूबेदार, फिर CHM, BHM, उनके पास क्या है, यानी अनुक्रम का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ खास बात ध्यान रखने वाली है कि शासन का जादू की संज्ञा दी थी मैकाइवर ने इसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, शासन का जादू मैकाइवर ने इसको कहा है। दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। तो सत्ता क्या है, आदेश की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति और उसकी सहमति पर क्या है, निर्भर करती है। यानी जब अधीनस्थ अपनी समझ एवं योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो ये स्थिति क्या बन जाती है, सत्ता की स्थिति में बदल जाती है। और अधीनस्थ अगर आदेशों की अवहेलना करने लग जाए तो फिर वो वहाँ सत्ता नहीं रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी वो किससे संबंधित थी, सारी सत्ता से संबंधित थी। अब बात करते हैं वैधता की। तो दूसरी इसी से रिलेटेड अवधारणा है वो क्या है, वैधता। और ये लैटिन शब्द जो लेजिटिमस है उससे क्या है ये बनी हुई। तो लेजिटिमेसी मतलब किससे बनी हुई, सीधा सा लेजिटिमस, और इसका मतलब है जनता की स्वीकृति, यानी जनसहमति है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि शक्ति क्या है, शक्ति के साथ वैधता हो गई, तो ये दोनों मिलकर किसका रूप धारण कर लेती है, सत्ता का रूप, यानी जनता ने उसको वैधता प्रदान की है। जैसे कोई भी गुंडा है वो MLA MP का चुनाव लड़ता है तो उसके पास पहले शक्ति रहती है, फिर वो वैधता, उसको जनता वैध बना देती है, यानी वो फिर किस में आ जाता है, सत्ता में आ जाता है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, शक्ति, वैधता और सत्ता, यानी जन सहमति, जनता की सहमति होती है। और जनता की सहमति इसका मतलब क्या है, वो लॉफुल है, यानी वैधानिक है, कानूनी रूप से वो क्या है, सही है। तो ये जो अवधारणा है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान की क्या है, महत्वपूर्ण अवधारणा थी। क्योंकि देखो प्राचीन समय में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया था, शक्ति को, और वर्तमान समय में किसको महत्व दिया जा रहा है, सत्ता को। यानी ये कहें कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का प्रधान लक्षण क्या है, सत्ता है। और सत्ता किससे मिलेगी, वैधता से। और यही अगर बात करें अधिनायक तंत्र की, तो अधिनायक तंत्र किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा शक्ति के ऊपर। तो वैधता से क्या होता है, सत्ता में स्थायित्व आता है। भाई लोकतंत्र का प्रधान लक्षण हो गया ना वैधता, इसी प्रकार वैधता से क्या होता है, सत्ता में स्थायित्व होता है। और वैधता का संबंध किससे होता है, जो जनमानस की सहमति होती है और उसकी जो स्वीकृति होती है उससे होता है। तो यहाँ ग्रीन महोदय का कथन है कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इच्छा है। बल से आप ये कह रहे हो कि बल राज्य का आधार होता है, तो ये क्या चीज़ है, गलत है। लिपसेट महोदय का कथन आता है कि वैधता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता तथा क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि वर्तमान जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो समाज के लिए क्या है, सर्वाधिक उचित है। यानी जनता में ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये जो संस्थाएं हैं अभी वो आपके लिए क्या है, सर्वथा उपयुक्त है। मतदान है, जनमत है, संचार के साधन है, राष्ट्रवाद आदि के माध्यम से वैधता प्राप्त की जाती है। लोकतंत्र का प्रधान लक्षण क्या है, वैधता है। ये हमने अभी बात करी थी। क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सत्ता, और सत्ता किससे आएगी, वैधता से। यानी शक्ति को जब वैधता प्रदान हो जाए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सत्ता में। और जनमत से तो मुख्य तो अभी सत्ता किससे प्राप्त की जाती है, मतदान से। और मतदान यानी जनमत, जनता किस ओर मत देती है। तो वैधता का विचारधारा से गहरा संबंध होता है। विभिन्न प्रकार की शासन सत्ता द्वारा स्वयं को वैधता प्रदान करने हेतु विचारधारा का सहारा लिया जाता है। देखो समाजवादी अर्थ जो व्यवस्था है उनमें अलग विचारधारा होती है, अधिनायकवादी होती है उसमें अलग विचारधाराएं होती है, लोकतंत्र है उसमें अलग विचारधाराएं होती है। तो सब में क्या है, अलग अलग हैं। तो विचारधारा का क्या है, सहारा लिया जाता है। और जब विचारधारा को ही जनता की सहमति प्राप्त हो जाती है तो शासन सत्ता क्या हो जाती है, वैधता प्राप्त कर लेती है। और इसी शासन सत्ता को, यानी जो सत्ता हमने प्राप्त कर ली उसको दीर्घ काल तक बनाए रखने हेतु जनमानस को अपने अनुकूल बनाना जरूरी होता है। या ये कहेंगे जनमानस को अपने अनुकूल बनाने हेतु विचारधारा का सहारा लिया जाता है। जैसे
बीजेपी है, तो बीजेपी मान लो सत्ता प्राप्त करना चाहती है, तो वैधता कैसे प्राप्त करेगी, यानी धर्म का सहारा लेगी। धर्म का सहारा लेकर क्या है, ये एक तरह से अपनी विचारधारा अपनी धर्म की ओर मोड़ दी और जनता से क्या है सहमति प्राप्त कर लेती है और वैधता उसको प्राप्त करवा लेती है। तो अलग अलग जो शासन व्यवस्था है वो अलग अलग विचारधाराएं क्या है काम में लेती है। जैसे कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग है। तो मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार की वैधता है, परंपरागत, कानूनी या करिश्माई। और स्टर्नबर्गर कहता है कि दैवीय वैधता या नागरिक वैधता है। डेविड स्टर्न भी 2 प्रकार के बताता है, व्यक्तिगत या संरचनात्मक। तो इनका मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। और वैधता का संकट सिद्धांत, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हेबरमास का ही दिया हुआ है। तो ये हेबरमास का सिद्धांत दिया हुआ है, वैधता का संकट सिद्धांत, और इनकी बुक भी है लेजिटिमेसी क्राइसिस। तो हेबरमास के अनुसार क्या है कि अमेरिका के पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था क्या है, विषमतापूर्ण बन चुकी है। कैसे? क्योंकि मूलतः देखो पूंजीवादी विचारधारा होने के कारण, भाई अमेरिका में क्या पूंजीवादी विचारधारा है, तो यह जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीपतियों के हितों को साधती है, यानी पूंजीपतियों के हित व जन कल्याणकारी कार्य करती है। और दूसरी ओर लोकतंत्र का व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने हेतु ये क्या करती है, जन कल्याणकारी कार्य करती है। तो देखो पूंजीपतियों के हित और जन कल्याणकारी कार्य दोनों विरोधी विचारधाराएं हैं, और दोनों विरोधी विचारधाराएं एवं दावों के कारण शासन व्यवस्था की वैधता क्या है, संकट में फंस जाती है। भाई पूंजीपतियों का अगर हित साधेगी तो जन कल्याणकारी कार्य नहीं होंगे, और जन कल्याणकारी कार्य करेंगी तो पूंजीपतियों के हित नहीं सधेंगे। तो दोनों विरोधी विचारधाराएं, तो वहाँ वैधता क्या है, संकट में फंस जाती है। और कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मान लो अभी बीजेपी धर्म का सहारा ले रही है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो कि तो अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, मान लो दिल्ली जैसी, कि सब व्यक्ति शिक्षित हैं, लोग बाग को धर्म से कोई मतलब नहीं है, सीधा विकास है, नौकरी है, उनसे ज़्यादा मतलब है। नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो पुरानी जो सत्ता है वो क्या खतरे में पड़ जाती है, उसकी वैधता क्या है, खतरे में आ जाती है। सत्ता ज़्यादा निरंकुश हो जाए तब भी खतरे में पड़ जाती है वैधता। सत्ता से अत्यधिक आशाएं रखना, जैसे मोदी जी भाई अमेरिका बना देंगे। फिर प्रभावकता में कमी, कि लोग बाग ये भी कहते हैं कि अभी मोदी जी की जो पब्लिसिटी है वो डाउन हो रही है, तो तब भी क्या वैधता में कमी आ जाती है, वैधता पे संकट आ जाता है। तो वैधता को कायम कैसे रखा जाए, यानी जो नवीन परिस्थितियां उभर रही हैं उनको अपने अनुकूल परिवर्तन कर स्वयं को समायोजित करके वैधता का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे कृषि कानून है अभी, तो गवर्नमेंट भी हट के ऊपर अड़ गई है कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी क्या वोट बैंक इससे क्या डाउन होता है, वैधता कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है कि नुकसान हो, ऐसे जैसे मान लो पंजाब वगैरह स्टेट है उनमें। तो गवर्नमेंट को भी क्या है, ज़्यादा एक तरह से स्टेबल नहीं रहना चाहिए, परिवर्तन समायोजन करना चाहिए। सत्ता द्वारा अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर, सत्ता द्वारा अपनी परंपराओं की रक्षा करके या विचारधारा के माध्यम से व्यापक जनसम्मति को बरकरार रखकर। लेकिन यहाँ विचारधारा तो मैंने बताया कि अगर मान लो लोग बाग सारे एजुकेटेड हो गए तो वो ये नहीं देखेंगे कि भाई धर्म, भाई कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि धर्म तो अफीम की गोली है, धर्म की गोली दे दो और लोगों को एकदम सुला के रखो। तो ये चीज़ है। तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर भी क्या है, वैधता की रक्षा की जा सकती है। तो व्यापक जनसम्मति अगर प्राप्त हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी किससे संबंधित थी, वैधता से संबंधित। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की, अधिकार हो गया, शायद अगले वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।